ये दाएं बाएं वाले से ज़रा फिक्रमंद करते रहा करें इसको। 91 अच्छा भाई ये बताएं कि हम परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बनता है या सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बनता है? भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस बन सकता है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप इनफ्लोज को प्लॉट करें और आउटफ्लोज को प्लॉट करें, तो आउटफ्लोज इनफ्लोज से बढ़ जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। चाहे सेल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो, चाहे परचेज करके, इससे क्या फर्क पड़ता है? मिसाल के तौर पर कल हमने मिसाल की थी डॉलेंस वाली, तो डॉलेंस वालों ने कहा था गवर्नमेंट को या किसी को भी कि हम आपको 5 एसी बेचा करेंगे हर महीने, और प्राइस तय कर ली थी कि एसी इतने का बेचेंगे, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। लेकिन बाद में पता चला मटेरियल महंगा हो गया है तो मारे गए। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मिसाल के तौर पे जो है वो मार्कर बनाते हों और हमने कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, और कस्टमर आते हैं आके मार्कर ले जाते हैं, लेकिन हमने परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। हमने किसी बंदे से कह दिया हुआ है कि हम तुमसे जो है वो मार्कर इस प्राइस पर खरीदा करेंगे अगले 1 साल तक, और ये एग्री हो गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, हम तुमसे मार्कर खरीदेंगे। अब मार्कर हम उससे खरीदते हैं 50 रुपए का, लेकिन कंपेटिटर ने ऐसे मार्कर लॉन्च किए हैं कि अब हमें अपना मार्कर 50 रुपए का खरीद के 60 का बिक ही नहीं रहा, तो अब हमें फ्यूचर में अगेन नुकसान नजर आ रहा है। कोई मसला नहीं, तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी मिसालें छोड़ें, बस ये सादा सा सवाल मुझे करके दे दें, इससे आपको बात समझ आ जानी है। पास्ट पेपर्स में आए, क्वेश्चन नंबर ये जो है 384 पेज, 383 पेज, पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 का 3। जल्दी से जरा मुझे एनआरबी लॉस की फिगर अलग निकाल दें और प्रोविजन की फिगर अलग निकाल दें। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, पेज 383, प्लीज 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा, 1 मिनट काफी है। एनआरबी लॉस की फिगर अलग निकाल दें और प्रोविजन की फिगर अलग निकाल दें। भाई मसला तब होता है जो चीज़ को अपने सर पे चढ़ाते हैं, चीज़ कुछ है ही नहीं। किसी ने फिगर निकाल ली हो प्रोविजन की तो हाथ खड़ा कर दे, मैं फिर डिस्कस करूं। जी किसने निकाली है प्रोविजन की फिगर? जी वेल डन। बस मसला कोई है ही नहीं, सादा सी एडजस्टमेंट है, उसमें क्या है। और किसी ने निकाली हो प्रोविजन की फिगर? एनआरबी लॉस तो निकाल ली है ना, वो तो जल्दी निकाल लिया होगा। प्रोविजन की फिगर निकालें। तो बस कर देना यार, घर भी जाने। टीएल के पास 6000 यूनिट पड़े हैं एज ऑन 30/6/19, जो कि इसने खरीदे हैं 500 पर यूनिट। फर्ज करें पॉकेट कैलकुलेटर दें छोटे से, इसने 500 रुपए पर यूनिट कैलकुलेटर खरीदे हैं और उसके पास 30/6/19 को 6000 कैलकुलेटर पड़े हैं। इन जून 2019 द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हैज फॉलन टू 350, एकदम प्राइस इसकी 350 पे चली गई। ये तो एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट है, बताएं कितने से होगी? नहीं, बैलेंस शीट में तो मुझे पता है कि ये स्टॉक आएगा 6000 × 350 पे,
लेकिन लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ जी, 9 लाख रुपया। अच्छा जी, आगे चलें, ये ना भी लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं खरीदता हूं प्रोडक्ट ए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच आई हैव टू बाय, ओए होए होए होए, आई हैव टू बाय प्रोडक्ट ए per month for 500 per unit and the contract is valid till, ये लाइनें देखें, मैं फंस चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं खरीदता हूं ये कैलकुलेटर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक तो वो कैलकुलेटर है ना जो 6000 है, जो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो तो मेरा नसीब के वो 6000 वाले 500 वाले 350 पे हो गए, उसकी तो मुझे अब टेंशन नहीं, छोड़े, वो तो इन्होंने लॉस रिकॉर्ड कर लिया। एक और मसला खड़ा हो गया, मैं खरीदता रहता हूं ये कैलकुलेटर जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ हुआ है कि मैंने 10,000 मस्ट खरीदने 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक मस्ट खरीदने 10,000। कई दफा आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लेते हैं। आप मिसाल के तौर पे अपने इलाके के अंदर जो है वो किसी को कहते हैं कि यार जो है वो मैंने चाय का ऑर्डर है, तो मैं दिन में 3 चाय तो जरूर पिया करूंगा, तो वो कहे सर आपको डिस्काउंट दे देते हैं अगर आपको एक मुझे पक्का कोई कॉन्ट्रैक्ट दो, आपको चलो 2 महीने तक 3 चाय रोजाना तुम मुझे दिया करो, रेट तय कर लो। उसने कहा जी सबके लिए 50 रुपए, आपके लिए 40 रुपए, चलो उसने आपको 40 रुपए के लगा दिया, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छी डील थी, आपने फाइनलाइज कर ली, सब ओवर हो गया। महीने बाद आपको दोस्त ने कहा यार चाय नहीं पीते, इसके बड़े नुकसान है, अब वो 3 कप आपको खरीदने पड़ेंगे, जो मर्जी करें। अब आप फंस गए हैं, परचेज कॉन्ट्रैक्ट करके लोग फंस जाते हैं। कभी जिंदगी में फंसे हो तो पता हो ना, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, कभी जिंदगी में फंसे हो तो पता हो ना, परचेज कॉन्ट्रैक्ट करके लोग फंस जाते हैं, तो कोई चारा नहीं है। जो 6000 कैलकुलेटर मेरी दुकान पे पड़े हैं 30 जून की रात को, उनमें तो एक मसला है कि ये कितने वाले कितने के बिकेंगे, 500 वाले 550 तो वो प्राइस है जिसमें मैं खरीद चुका हूं, 350 वो है जिसपे आप मार्केट में बिक रहे हैं। TL acquires product A under the contract in which TL has to buy 10,000 per month for the contract is valid till 31 अगस्त। अब मुझे बताएं अगले 2 महीने मुझे क्या नजर आ रहा है मेरा फ्यूचर, कि मैं अगले 2 महीने आई हैव टू बाय 10,000 यूनिट्स फॉर, लेकिन मार्केट में गिर के कितने का हो गया, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको कैंसिल कर दूं, और वैसे हमारी राय है कि मार्केट इंप्रूव नहीं करेगी। फिर बताएं जुलाई अगस्त में भी कितने का ही बिकेगा अगर मार्केट इंप्रूव नहीं करेगी, और खरीदना बंद कर देता हूं मैं पागल हूं। जो 6000 मेरे पास, 26,000 कैलकुलेटर का मसला है, 26,000, 6,000 मेरे पास पड़े हैं उनका मसला है, वो तो दराज में पड़े हैं मेरी, और 10,000 मैंने जुलाई में खरीदने हैं और 10,000 मैंने अगस्त में खरीदने हैं, तो 26,000 के लीटरों का मसला है। 6,000 को तो फारक कर दिया, पीछे रह गए 20,000, तो ये तो फ्यूचर परचेज नहीं करते, अवॉइड कर लेते हैं। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है इन विच आई हैव टू बाय, तो मैं फंस गया हूं, लेकिन मैं कैंसिल करने की वजह से ऑप्शन है। आप देख लें अभी कौन कौन सा महीना नहीं आया, मैं तो जून में खड़ा हूं, जुलाई अगस्त नहीं आया, तो इफ आई ऑनर, तो बोले मेरा आउटफ्लो 10,000 इंटू 2 महीने इंटू 500, 10 मिलियन इनफ्लो। अच्छा, इसका इनफ्लो का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मार्केट गिर गई है, मार्केट में अब चीज 350 की, इसका मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहां करके फंसा हूं ना, इनफ्लो का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, वो तो कस्टमर दुकान पे आएंगे 350 का लीटर लेके चले जाएंगे, वरना ऑनलाइन उनको जो है वो मिल रहा होगा अच्छा, वो मेरे पास आएंगे, कंपैरिजन जहां से भी उनको अच्छा मिल गया ले जाएंगे, इंटू 2 मंथ्स इंटू 350। हाँ सॉर्ट ऑफ इसको आप कह सकते हैं, ये अमाउंट अनसर्टन है, लेकिन ये अमाउंट तो सर्टन है क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। जी बोले 7 मिलियन, लेकिन मेरे पास शुक्र है कैंसलेशन की ऑप्शन है, लेकिन वो मुझे लग रहा है इस सूरत में फिजिबल नहीं है। वैसे ही अगर मैं कैंसिल करूं तो
आउटफ्लो 4 million। ठीक है जी। तो अब ये लिख लें, फिर इसका अंग्रेजी लिखना शुरू करते हैं। हो गया जी। अच्छा, अब पहले तो जो 6000 कैलकुलेटर हैं उनके ऊपर अगर आपने वो FR1 पढ़ा हुआ तो एनआरवी लॉस की डिस्कशन लिख दें। हाथ से करने पड़ेंगे, हाथ से करने पड़ेंगे वरना फिर सेकंड रो में आ जाए। अच्छा, या हाथ से किसी को कहते हैं रजिस्टर से कर दें। लिखें जी 6000 यूनिट्स आर लाइंग इन आवर स्टॉक, stock 6000 units are lying in our stock, so का लफ्ज काट दें। 6000 units are lying in our stock, their cost is 500 but their estimated selling price is now only, their cost is 500 but their estimated selling price is now only 350, so an NRV loss of rupees, कैलकुलेशन करते हैं और फिगर बता दें। सो एन एनर्वी लॉस ऑफ रुपीज 9 लाख लिखते हैं या 0.9 मिलियन लिखते हैं अगर आप मिलियंस में चल रहे हैं। सो देयरफॉर एन एनआरवी लॉस ऑफ रुपीज 0.9 मिलियन will be recognized। आगे फर्दर the units which we will purchase in July and August, further units which we will purchase in July and August their contract have become an onerous contract, their contract लिख लें आप भी इधर, इनको इनको कहीं लिख लें, हाँ आप भी लिख लें, देर कर लें भाई, क्या करने पढ़ने आए ना, मैंने कहा पता नहीं वैसे आगे शायद किसने कहा जाओ जरा रूम में बैठ के देखो। देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव बिकम एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये ना लिख के आना है अब ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव बिकम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, साडा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ही गुम गया। देयर कॉन्ट्रैक्ट हैव बिकम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट because cost of meeting obligation exceed the economic benefits। याद करने को कहा था मैंने, किसी ने किया था? 2.5 दिन भी मिल जाए तो याद नहीं करते ये तो। because cost of meeting obligation exceed the economic benefits। किसी एक ने भी याद नहीं कराया कि MCQs की डिस्कशन करनी है। हाँ हम याद कराते हैं, हम इतने अच्छे हैं। तो the cost of meeting the obligation exceed the economic benefits। अच्छा अब ना ये ग्रीन वाली लाइन नहीं लिखनी, अब इससे पहले एक फिक्रा डाल लें कि therefore a provision should be recorded for unavoidable cost under the contract with the least net cost exiting from the contract। का लफ्ज स्किप भी कर दें तो ठीक है, तो लिखें therefore a provision for unavoidable cost, unavoidable है ना,
ये अवॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना। देयरफॉर अ प्रोविजन फॉर अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यार अगर ये वाली लाइन आप लोग लिखें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल मैं छुड़वा रहा हूँ। मैंने तो लिखने को आपको कहा है कि जो मर्जी आप लिख सकते हैं, ये पूरी बात तो यही है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ cost of fulfilling it, that is कितना है जरा देख के बताएं नीचे। वर्किंग तो पेपर में करके आइएगा ना। that is 3 million। आगे देखें इधर, एंड एनी पेनल्टी फ्रॉम फेलियर टू फुलफिल इट। नहीं, फिक्रा तो पूरा हो गया था हमारा, फिक्रा तो पूरा हो गया था। यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट, दैट इज 3 million, एंड एनी कंपनसेशन फ्रॉम फेलियर टू फुलफिल इट। माशाल्लाह मेहनत की भी आप लोगों ने, घर जाके ये सारा याद किया था। and from compensation from failure to fulfill it, that is rupees 4 million। मेरे ख्याल से कंक्लूजन तो अभी तक आपने नहीं दिया। लोअर, इनमें से लोअर का लिख दिया है, बस लिख दें आप एंड पे एक लाइन और डाल दें फिर। सो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड एट ओनली 3 million। सो प्रोविजन विल ओनली बी रिकॉर्डेड एट 3 million। अच्छा जी, अब ये एंट्रीज क्या बनेगी? एंट्री ये जो पहला वाला है, ये वाला और ये वाला, इसकी एंट्री तो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं, एनआरबी लॉस तो कोई एंट्री नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और इसकी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 3, 4। तो ये दो एंट्रीज बनेंगी। अगर जाहिर बात है फाइनल अकाउंट के सवाल आएंगे, कभी एंट्रीज भी मांग सकता है, वैसे भी मांग सकते हैं, एंट्रीज क्यों नहीं मांग सकता। 99% सवाल तो डिस्क्राइब करने के आते हैं, अंग्रेजी लिखने के, लेकिन जाहिर बात है सवाल एंट्रीज करने का भी आ सकता है, उसमें क्या मसला है। एंट्रीज तो प्रोविजंस की होती हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज की तो एंट्रीज नहीं होती। अच्छा जी, अगला जी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रीस्ट्रक्चरिंग का। मैं एक एक सवाल आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि जरा रिवीजन हो जाए पिछली क्लास की, और कोई मकसद नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रीस्ट्रक्चरिंग का, डेट वाज ऑन पेज नंबर 335। ये शायद आपको याद हो क्या था। रीस्ट्रक्चरिंग ये था कि इनमें से हम कोई 5 काम करें तो रीस्ट्रक्चरिंग उसको कहेंगे। इसमें हमने कहा था कि प्रोविजन आपने रिकॉर्ड करनी है ऐसी कॉस्ट की जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएं, वो ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट ना कर रही हो और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नेसेसरी हो। तो रिडंडेंसी कॉस्ट में ये दोनों बातें पाई जा रही थी, इसलिए हमने इसकी प्रोविजन बना दी थी। बाकी एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, इसको फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हेल्प आउट करेगा, इसलिए इसकी प्रोविजन नहीं बनाई थी। बाकी अगर आपका बिजनेस क्लोज करने का इरादा है भी तो कोई मसला नहीं, 2-4 महीने तो अगले साल लगेंगे, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ही क्लोज होता है। तो 2-4 महीने अगर आपको लगता है कि चीजें बना के मैं बेचूंगा और मुझे लॉस आएंगे, तो उन लॉसेस को बिल्कुल रिकॉर्ड ना करें, उनको कहते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग। हाँ, अगर वही ऑनरस बन गए, उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ली है, फिर तो हम मारे जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़े फिर कोई मसला नहीं है। दुकानदार आज खड़े होकर सोचता है कि समोसा जो है वो मैं खरीदा करूंगा 40 रुपए का और बेचा करूंगा 30 रुपए का। अब कह रहे हैं मुझे फ्यूचर में लॉस आने, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। लेकिन अगर सरासिफ उसे कह दें कि तुमने अगले महीने मुझे 30 रुपए का समोसा बेचना है रोजाना एक, अगले साल 1 महीने, यकम जनवरी से 31 जनवरी, तुमने मुझे ये 31 दिन रोजाना एक समोसा बेचना 30 रुपए का, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैंने बेचना 30 रुपए का, और आप वो मार्केट में जाके पता करें कि समोसा की प्राइस खरीदने की ही 40 रुपए होगी भी है। बेगम से जाके पूछा, उसने कहा मैं नहीं बना के दूंगी, बाजार से खरीद। अब ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है नहीं, अब ये क्या बन गया,
लेकिन अगर सरासिफ को ऐसी बात ना करते और खुद ही सोच रहा होता कि इतने का खरीदा करूंगा, इतने का बेचा करूंगा, वैसे ये बेचना छोड़ क्यों नहीं रहा, फिर बेचना छोड़ दे। कोई नहीं, वैसे आम हालात में बात कर रहा हूँ, सरासिफ वाले में नहीं। कोई नहीं, दुकानदार कई दफे ऐसी चीजें करते रहते हैं, कहते हैं यार कस्टमर समोसा खाने आते हैं, इसी बहाने चलो जूस पी लिया करेंगे, ये कर लो, वो दुकानदार की मर्जी है। ऐसे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस उसको नजर आ रहे हैं, फिर भी लोग बिजनेस करते रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हमने इसकी प्रोविजन नहीं बनानी। और पड़ा हुआ स्टॉक अगर, वो तो पता है आपको कौन सा लॉस होता है, एनआरवी लॉस। और जब आपने कारोबार बंद करना है, तो कारोबार बंद करके जो मशीनें आप बेचेंगे, उन मशीनों को बेच के जो गेन आएगा उसको प्रोविजन के साथ नेट किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। तो ये जरा फिक्रे ना कुछ हल्के फुल्के याद करना है। क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रिस्ट्रक्चर अराइजेस व्हेन वी हैव अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान एंड इट हैज रेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन द अदर्स बिकॉज ऑफ अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर्स टू दोज अफेक्टेड। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगली लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शेल इंक्लूड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज रिडंडेंसी कॉस्ट। ये दोनों लाइनें भी आईकैप को इतनी लिखता नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है। A restructuring provision will not include, या एक दफा ये भी मैंने आपको दिखाया था, आईकैप ने लिखा हुआ था IAS 37 prohibit the recording of, या फिर इस तरह लिख दें, A restructuring provision shall not include this, this and this because they relate to future conduct of business. Further, identifiable future operating losses up to the date of business closure are not included in provision unless they relate to an, unless के वो ऑनरस पढ़ जाए। ये लाइन मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, आज पढ़ाई है। और gain on expected disposal of assets are not taken into account in measuring a provision। चलें ट्राई करेंगे, जरा एडजस्टमेंट पढ़ें। जी बताएं भाई, कितने की प्रोविजन बनाएंगे? पढ़ लिया सबने, वेल डन, जल्दी करें बाकी। ये थोड़ा थोड़ा बस पिछली क्लास रिवाइज हुई है, अब आज फ्रेश पढ़ते हैं आज वाला। मई 2019 हमारा साल खत्म होने से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, चलें जैसे भी कर लें, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, अभी तो डिसाइड किया तो रीलोकेट द रीजनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। ये रिस्ट्रक्चरिंग है भी या नहीं? नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, रीलोकेशन ऑफ, ये तो रिस्ट्रक्चरिंग है। आगे चलें। एंड अ फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड इन, आप बताएं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब बनी, मई में या जून में? बहरहाल जून भी तो हमारे साल के अंदर ही है, तो हमारे साल अल्लाह का शुक्र है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। ये जो इन जून लिखा हुआ है ना, इस बात का मतलब ये वाला पैरा है, पैरा 72, कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है बिकॉज इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये वाला पैरा असल में लिखना होता है इसके जवाब में। इसके बाद TL has planned to complete the relocation by दिसंबर 19। 6 महीने बाद जाके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। इसका मतलब है अगले साल ये सारा काम होना है। अगले साल हमने क्या करना है? मुल्तान ऑफिस को शिफ्ट करना है लाहौर में। इसके लिए कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, उनको जाते हुए देंगे 20। अब मैंने कहा इसमें आपको ये पैरा लिख के आने की जरूरत नहीं है डिटेल में, पैरा नंबर 80, बस आप लिखेंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दैट इज रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ 48 मिलियन। ये लॉजिक नहीं आई कब कभी भी लिखा, मैंने नहीं देखा कभी इसने लिखा हो। अब बस हल्की सी लाइन में ये लिखा आएगा बिकॉज दिस डू नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग बिजनेस, लिखा आएगा तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। और कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, मुल्तान से लाहौर में आना है ना, तो रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कॉन्टेनिंग स्टाफ तो नहीं, यहाँ तो आइटम्स हैं, लेकिन ठीक है थीम तो वही चल रही है। रीलोकेशन के एक्सपेंडिचर आप उनकी प्रोविजन नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे फ्यूचर बिजनेस में हेल्प होगी या फ्यूचर बिजनेस में हेल्प होगी ना, तो इससे तो फ्यूचर बिजनेस में हेल्प होगी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट, ये कुछ हो रहा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू, ये तो रीलोकेट, इनसे तो फ्यूचर बिजनेस में हेल्प होगी, तो इसकी भी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई पैरा नंबर नहीं है। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन, रीलोकेशन को देखने के लिए सुपरवाइजर है।
अब जाहिर बात है रीलोकेशन के खर्चे जब नहीं आ रहे तो फिर रीलोकेशन को देखने के लिए किसी बंदे को तनख्वाह दें तो वो भी नहीं आएगा। और वैसे ये अगर रिडंडेंसी वालों के लिए भी होता ना तो भी मेरे ख्याल से इसको ना ही डालते तो बेहतर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैनेजर की तनख्वाह देनी ही देनी थी, चाहे ये ऊपर वाले काम होते या ना होते। हाँ, अगर लिखा होता कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह इसको दी है वो और बात है। तो वैसे भी ये तो अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी रीलोकेशन को देख रहा है, तो रीलोकेशन को देखते हुए बस इसको इग्नोर करें, कुछ भी नहीं। तो अब इसके जवाब में आप लोग जो है ये जो जून है, जून के जवाब में तो पैरा नंबर 72, हाँ 72 लिख के आएंगे। और ये पैरा नंबर 80 के मुताबिक। और ये जो रीलोकेशन है और कॉस्ट ऑफ मूविंग है पैरा 81, इसको भी रीलोकेशन ही लिखा हुआ 81 में डाल सकते हैं खींचतान के। जी हाँ जी, नहीं मैनेजर को बस अगर एक्स्ट्रा पैसे दें इसकी तनख्वाह से ज्यादा तो फिर उसकी बना सकते हैं, अगर वो रिडंडेंसी को देख रहा हो मिसाल के तौर पर। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो गया? इसके नहीं, 1 साल का तो नहीं, ये तो वन ऑफ पेमेंट्स होती हैं। ये कौन सी, हाँ ये तो वन ऑफ पेमेंट्स होती हैं, यानी कि 2-4 महीने 6 महीने उसको ये पैसे देते हैं। अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो फिर डाल दीजिएगा अगर वो रिडंडेंसी को देख रहा है। ओके, अब मैं लिखवा नहीं रहा, अब आप लिख के आएंगे पेपर में। मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजेस ओनली। लास्ट क्लास में लिखवाया हुआ या वो भी पढ़ाया था? सिर्फ वो भी पढ़ाया था मेरे ख्याल से, लिखवाया नहीं था। वो नहीं लिखवाया था ना, बस फिर लिखें, कोई तो लिखे ना, चलें घर जाके तो लिखना नहीं होता, लिखें। A constructive obligation to restructure arises because we have a formal plan। अब ये कोई लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, and has raised a valid expectation, बस इसको because we have a formal plan and it is communicated to those affected in the month of June, and it is communicated to those affected कौन है? एम्प्लॉइज होंगे ना। It is communicated to those affected in the month of June। अच्छा, ऊपर हमने कंक्लूजन दे दिया है, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेस, बस अराइज हो गई है, बस अब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अब आगे लिखें, सो अ प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ₹20 million redundancy payments। यार ये क्यों लिखा हुआ है रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर, ये क्यों लिखा हुआ है एस्टिमेटेड एज अंडर? ये अगले साल 6 महीने में होनी है ना, इसलिए इसने लफ्ज क्या लिखा है इनके साथ, एस्टिमेटेड। ये अगले साल 6 महीने में होनी है। हमने बंद कर दी है या बंद करेंगे? क्या लिखवाया? सो प्रोविजन शुड बी मेड बाय ₹20 million ऑफ रिडंडेंसी पेमेंट्स। अगर ये लिखा है तो आगे और रिडंडेंसी पेमेंट अगर लॉजिक लिखा है तो अच्छा है, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज। अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दे आर, वही पैरा 80, मुझे क्या देख रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज। जिन लोगों को निकाल दिए उससे ऑनगोइंग एक्टिविटीज को फायदा होगा? नहीं, उनको तो निकाल दिया ना। अच्छा, अब इन दोनों को तो इकट्ठा ही लिखाइएगा ना, कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस, आगे लिखें कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इन कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। agreeing to relocate
cost of moving office in compensation to employees agreeing to relocate. फिक्रा आगे पूरा करवा दें, मैं तो सोच रहा था इस फिक्रे से पहले लिख लेते हम तो अच्छा होता कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन विल नॉट इंक्लूड कॉस्ट टू वो और वो, लेकिन अभी फिक्रा बनवा दें फिर क्या बनेगा। अंग्रेजी तो माशाल्लाह आप लोगों की अच्छी है मेरे से। कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एग्रीइंग टू, हाँ आगे फिक्रा पूरा करवाएं। shall not be shall not be included in measuring provision लिखें, ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। shall not be included in measuring a provision, shall not be included in measuring a provision। इसकी लॉजिक जरूर लिख के आनी है, बताएं। because they relate to future conduct of business। बस इसमें आगे आसान से लिखें, फर्दर नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड फॉर सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलोकेशन। फर्दर नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड फॉर सैलरी ऑफ existing operation manager responsible for relocation। इधर से देखो ना, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलोकेशन। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बता दें एंट्री क्या बनी है हमारे साल जो होगी। ये एंट्री 30/19 की डेट डाल के बेशक कर दें। एक्सपेंस प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, बस ये 20 रुपए की एंट्री। अगर एंट्रीज भी तो कभी मांग सकते हैं ना कि डिस्क्राइब करो 12 नंबर का, फिर नीचे 4 नंबर का एक एक एंट्री भी जरा कर दो सबकी। चलें भाई ये करें अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 1.1। मैंने कहा जरा आप लोग छुट्टियों से होके आए हैं तो रिवीजन हो जाए पहले, पता चले पिछले टॉपिक्स रिवाइज करते करते ये भी भूल गए। किसी ने कोई ऐसी अन्नी रिवीजन की हो जरा हाथ खड़ा करके ऐसे लुट मचा दी, जरा पूरे दिन बैठा तो रात शाम को हैरान हो गया मैं, है ना? कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा कर दे। हो गया यार, कोई एक सब्जेक्ट पूरा एक दिन में फारग कर दिया जितना पढ़ा हुआ था आज तक। उठते ही 10 बजे थे, 12 बजे। जी हाथ खड़ा कर बता दें कितनी प्रोविजन बनानी है, वो बता दें यार, वरना आप लोगों के साथ तो रह के बंदे को नींद आ जाती है। हाँ जी 30 मिलियन की, चलो मैं भी देखता हूं कितनी, 30 20 ओके 20 बोल देना। साल खत्म होने के 10 दिन बाद ओनर ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग, ये साथ वाली बिल्डिंग का ओनर, ये इधर वाली कलें जो दफ्तर है इधर, साथ वाली बिल्डिंग का ओनर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ केस कर दिया, 50 मिलियन मांगे मुंह चौक के। और तेरी हमने 50 रुपए नहीं इकट्ठे देखे तो 50 मिलियन मांग लिए, ज्यादा हो गई। हमारे खिलाफ केस हुआ है या हमने किसी के खिलाफ किया है? कितनी खुशी से उतारे हैं हमारे खिलाफ केस हुआ है। The claim is respect in respect of severe damages to his, अच्छा हमने उसकी बिल्डिंग से जाके पंगे लिए हैं यार, अजीब होंगे हम। ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन, अच्छा हमारे हेड ऑफिस में आग लगी थी, ये आग अंदर की नहीं थी, वो तो चेहरे पे नजर आती है, ये आग बिल्डिंग को लगी थी, फिजिकल वाली आग थी माय डियर। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ severe damages to his building during a fire incident in our factory in June। आज हम पढ़ेंगे IS 10, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर जून में आग लग गई है, चाहे जुलाई में हमारे खिलाफ केस हुआ,
पता तो जून वाले इवेंट की वजह से हुआ ना, इसलिए इसको हमारी किताबों में रिकॉर्ड किया करेंगे, कोई मसला नहीं। ही तो ही कौन है? और एक्सेलेंट, दूसरी बिल्डिंग वाला। दूसरी बिल्डिंग के ओनर का ये ख्याल है, ही तो कोई भी नहीं था, हमारी कंपनी के लिए ही तो कभी नहीं यूज करना था उसने, तो ओनर ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग के लिए ही यूज किया है। उसका ख्याल है कि टीएल वाज नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग फायर सेफ्टी सिस्टम इन हेड ऑफिस। हमने आग को महफूज रखने वाले आलात इस्तेमाल नहीं किए हुए थे। वैसे हमारे लॉयर का ख्याल है कि लो चांस है कि हम हारेंगे। High, it is more than 50%. So why you people इतना अंधा इतमाद भी नहीं किया करें ना, ये तो कॉन्सेप्ट हम टेस्ट कर रहे थे आपका। तो अकॉर्डिंग टू टीएस लॉयर देयर इज अ हाई चांस दैट वी वुड बी फाइंड नेग्लिजेंट। जरा ढूंढ के बताएं आप ये क्या है। हमारे खिलाफ केस हुआ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ प्रोबेबल आउटफ्लो है या पॉसिबल, क्योंकि मोर देन, और ये क्या लिखा हुआ है? नहीं वो छोड़ें आगे, ये क्या लिखा हुआ है? तो 70% इज मोर देन, तो लॉयर के मुताबिक हमारे केस हारने का चांस ज्यादा है। सो हम पेपर में क्या लिख के आएंगे? 70% विल बी कंसिडर्ड एज प्रोबेबल। और अगर हमारे खिलाफ केस और अगर हम हार गए तो हमें 40% अमाउंट देनी पड़ेगी। मांगी कितनी है उसने? 50। कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 40% कितना बना? 20 मिलियन। इसकी क्या बनाएं? बाकी का क्या करें? बाकी फिर हमने किसके खिलाफ केस किया? जरा आप ये देखें, जरा वो वर्चुअली सर्टन वाली बातें भी कराएं। अब हमने किसके खिलाफ केस किया रीइंबर्समेंट बदले में? सेफ्टी इक्विपमेंट वाले के खिलाफ केस कर दिया हमने? नहीं किया। बस ये फिर सिंगल साइड सवाल है, बस ये फिर इधर ही रहे, फिर ज्यादा फन्ने खाने बने, उत्ते थल्ले चल चल। तो बताएं ये उत्ते थल्ले का सवाल है या थल्ले थल्ले का सवाल है? वो थल्ले थल्ले के, तो फिर उत्ते थल्ले जाने की जरूरत नहीं है। बोलें जी, क्या लिख के आएंगे? इन दिस केस देयर इज अ, अब नहीं मैंने लिखवाना, इसके तो कई सवाल लिखवाए हैं। ड्यू टू आ, हाँ अब नहीं लिखवाए हैं, उसका तो हमने कर जाके नहीं लिखे थे। इस तरह नहीं हंसते, बेमुहज़्ज़ब इंसानों की तरह हंसते हैं। इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू आ, व्हिच इन दिस केस इज फायर, आग लग गई अंदर ही अंदर, व्हिच इन दिस केस इज फायर, व्हिच हैपेंड बिफोर द ईयर एंड, दैट इज 30th जून। दैट इज 30th जून या बिफोर 30th जून या इन जून? इन जून, 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 इन जून। As per the, आगे लिख के आएंगे, as per the legal advisor there is a 70% chance that we will lose the, so this 70% will be considered as a probable outflow, और उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए लिख सकते हैं that is more likely than not। ये लफ्ज़ लिखा करें तो वो इम्प्रेस हो जाएगा आपकी अंग्रेजी से, that is more likely than not। So we will make the provision at the reliable estimate, which in this case is 40%। तो रिलायबल एस्टिमेट तो मतलब है ना कि आप लॉयर ने क्या क्या कितने पैसे देने हैं, तो लॉयर ने क्या क्या, केस हारने का चांस कितने हैं? 70%, और जब हारेंगे तो पैसे कितने देंगे? 40%। सो विल मेक अ प्रोविजन ऑफ ₹20 मिलियन। लेकिन थोड़ा सा और भी लिखाइएगा अगर गुंजाइश हुई तो। क्या लिख के आएंगे? हाउएवर देयर इज अ लो चांस, या however there is a low chance that we might have to pay, लिखाइएगा, we might have to pay remaining 30 million as well। so आगे इस तरह लिखाइएगा बेशक, क्योंकि सवाल वाले ने तो बताया था। so if it is possible, अगर है, और नहीं है तो नहीं सही। so if it is possible then we will disclose a contingent liability for remaining 30 million giving the brief nature of event and estimate of। ये बातें कितने लोगों को याद है? ये वाली जरा बात याद है? तो बाकी 30 के बारे में पता नहीं। आई कैप ने देखते हैं क्या किया वैसे इस अटेम्प्ट में। आई कैप उस साइड पे गया या नहीं गया? ये कौन सा सवाल है? आंसर नंबर 2। जी माय डियर, जो चीज पूछी है सिर्फ वही लिख दें। अब मर्जी है यार, कभी वो कुछ करता है कभी कुछ करता है। एक भाई ने देख भी लिया, नहीं गया।
TL should record a provision for the case filed by the owner of adjacent building because at reporting date there is the present obligation is better past payments being damages to the owner's building during अच्छा तो बहुत डिटेल में उसने लिखा हुआ है ये लफ्ज, वो तो सवाल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। फाइलिंग ऑफ केस बाय ओनर ऑफ एडजस्टिंग बिल्डिंग एडजस्टिंग इवेंट, ये एडजस्टिंग इवेंट का लफ्ज आपको नहीं पता, ये IAS 10 है, ये आज हमने पढ़ना शुरू करना है। TL's lawyer estimated probability that we will be declared negligent is 70%, which is considered as probable. Therefore, a provision should be made for estimated payout of 20 million. बाकी के बारे में नहीं लिखा है वो। चलें, वक्त वक्त की बात है। बेटा आप चाहते क्या हैं, साथ वाले से जरा पूछें और अब इससे ये पूछें बेटा आप केड़े पिंडों आए हैं? उस पिंड में लोग पढ़ते नहीं है? उस पिंड में अगर छुट्टी हो जाए तो लोग कितना पढ़ते हैं? वो कहते लोग नजर ही नहीं आते, इतना पढ़ते हैं। पिंड पूछें साथ वाले का, दादा अबू किस पिंड में रहते थे? नहीं, हम तो शुरू से शहरी हैं, हमारे तो परदादा भी शहर में होते थे, इससे क्या फर्क पड़ता है शहर या गांव? अच्छा यार, कल जो है ना 80% चांस है कि मैं कराची जाऊं, तो आप मुझे बताएं ये वर्चुअली सर्टन है या प्रोबेबल है? प्रोबेबल है। ये वर्चुअली सर्टन है या प्रोबेबल है? तो आप क्या इसकी प्रोविजन बनाएंगे? छुट्टी की प्रोविजन बनाएंगे। सो टुमारो देयर इज 80% चांस दैट आई विल गो टू कराची। अब ये जो वो कह रहे हैं यस अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो 80% है ना, ये प्रोबेबल वाला है, ये कौन सा वाला है? अब रिलायबल एस्टीमेट की एक डिस्कशन आज पहली दफा करने लगा हूं। ट्रेन 8,000 रुपये लेती है और जहाज 15,000 रुपये लेते हैं, पायलट नहीं कंपनी। तो ट्रेन 8,000 लेती है, जहाज 15,000 लेते हैं। देयर इज अ 70% चांस दैट आई विल पे 15,000। 70% चांस है कि मैं ट्रेन पे जाऊं, वो उस पे जहाज पे जाऊंगा। एंड देयर इज ओनली 30% चांस दैट आई विल पे ₹8,000, और ट्रेन पे जाने का चांस 30% है। तो इन चीजों से छोटे बड़े नहीं होते। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि मैं अब लाइबिलिटी किस पे बुक करूं, 8,000 पे या 15,000 पे? ये तो रिलायबल एस्टीमेट का मसला है ना, रिलायबल एस्टीमेट का मसला है। अब ये वो वाला 50 नहीं है माय डियर, ये वो वाला 50 नहीं है, ये रिलायबल एस्टीमेट वाला 70-30 है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये रिलायबल एस्टीमेट वाला 70-30 है। ये आज मैं पहली दफा आपके सामने ले आऊं, आंखें खोल के रखनी है आपने, बाकी प्रोग्राम मैं कराऊंगा। तो बताएं ये कौन सा वाला है? रिलायबल एस्टीमेट वाली परसेंटेज है। और ये कौन सी है? प्रोबेबल पॉसिबल वाली। ये कौन सी है? अच्छा जी, 90% चांस है कि आप केस हार जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबल। और इसमें 40% चांस है कि आपको 1 करोड़ देने पड़ेंगे और 60% चांस है कि आपको 2 करोड़ देने पड़ेंगे। ये कौन सी परसेंटेज है? तो परसेंटेज नहीं आया वो जो जिन बैठा होता इधर आज। तो अब माय डियर, ये जो केस हारने जीतने वाला परसेंटेज है उससे सवाल में अलग रखना है आपने, और जो परसेंटेज उसको पेपर में अलग रखना है। अच्छा, इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इसका बेहतरीन तरीका तो यह है कि 15,000 की लाइबिलिटी हम बुक करें, क्योंकि ज्यादा चांस जहाज पे जाने के, ज्यादा चांस, इसलिए हम इसकी लाइबिलिटी 15,000 पे ही बुक करें। लेकिन एक दो दफा आई ने ये भी किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज मोस्ट लाइकली तो यही है कि हम जहाज पे जाएंगे, हम पेपर में इसी को फॉलो किया करेंगे। हम नहीं, मतलब ये नहीं कि जहाज पे जाया करेंगे, हम यानी कि 70% चांस है कि 15,000 देने, मतलब ज्यादा चांस 15,000 देने का, इसलिए हम 8,000 को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया करेंगे पेपर में। बच्चे 8,000 को फिर भी देख रहे होते हैं, क्या करने 8,000 को देखना ही नहीं।
तकरीबन 40% बच्चे क्लास के बाद आके जरूर पूछते होंगे किसी जमाने में कि ये फिर भी 8,000 का क्या करना है पेपर में। भाई 8,000 का नहीं करना कुछ, 8,000 को पेपर में ऑल टुगेदर इग्नोर कर देना है। ज्यादा चांस किसका है? जहाज का। ज्यादा चांस किसका है? जहाज का। बस 15,000 पे लाइबिलिटी बुक कर दीजिएगा। मोस्ट लाइकली क्या है वैसे? मोस्ट लाइकली 70% या 30%? 70%। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये है कि 15,000 देने का चांस 70% है और 8, ये भी चलता है दुनिया में। असल में लॉयर्स अगर कह देते हैं कि सर जी 15,000 देने का चांस 70% है, 8,000 देने का चांस 30% है, ये भी चलता है दुनिया में। जहाज वाली मिसाल तो छोड़ें आप, तो हम तो लीगल केसेस करें, ये भी चलता है दुनिया में। बट वी विल नॉट यूज दिस, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच लें, मैं डायरेक्ट आपको आईगैप का सवाल कराता हूँ, वहां से करते हैं इसको नोट। ये तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच लें। इसमें मुझे हाईलाइट कर दूं मैं कौन सा कॉन्सेप्ट से समझाना था। कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना था? रिलायबल एस्टीमेट। मोस्ट लाइकली वाला किया करेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यूज वाला किया करेंगे? मैं जरा साइड पे हो जाऊं। यार ये साथ वाले में सड़क पे खड़े ले रहा होता है, कभी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर तस्वीरें ले रहा होता है, ये बीमारी है साथ वाले में? ये यार मैं बता रहा हूँ, इसको सेट करा दें। ये है बीमारी है? नहीं बीमारी नहीं है ये ले नहीं रहा होता, ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी जरा कुछ थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, और दाएं वाले परेशान होते हैं कि इसको ऐसे क्या हुआ है, वो फिर देखते हैं कि दूर कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है। अच्छा भाई, अब मुझे आप ये बताएं, अब तो मोबाइल पे एप्स आ गई हुई है ना, असल से नकल बेहतर। यानी कि जो आपका चेहरा होता है उसको भी पता नहीं 4 चांद लगा के, वो एक तो आप रियल है ना, एक आपकी पिक्चर है। अब जो पिक्चर लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो कोई और सी यार, ये कौन है, ये तो डीपी तो ये पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हुई हैं, आप लोगों को तो बेहतर पता है। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 18। बस खुश खुश रहा करें, 1-2 दिन में फाइनल अकाउंट शुरू हो जाने, खुश खुश रहा करें। हाँ, कुछ खुश करने वाली बात भी तो किया करें ना। ये वो स्टैंडर्ड है जिसका आप बचपन से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो के नो, यानी कि थोड़ा सा जरा कुछ ऑन 16 जून 2020 हमारा साल खत्म होने से 14 दिन पहले एन एयरक्राफ्ट ऑफ सुकून एयरलाइन, हम कौन है? सुकून एयरलाइन ही है, सुकून एयरलाइन SCL, वो सुकून एयरलाइन ही है। फिर सुकून एयरलाइन लिमिटेड मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जहाज को लैंड कराने लगा, भाईजान सड़क नहीं है तले, जान दो सर मैं लैंड कराने लगा, इमरजेंसी लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। सर थले बिल्डिंग जान दे चेक के रख ला थले। ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड वर सेफ, ठीक है। शीदत अली वगैरह सारे सेफ थे, आंटी रुखसाना का बच्चा भी बच गया, आंटी रुखसाना भी बच गई, सब सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल पर्सन ऑन बोर्ड वर सेफ एंड द नियर बाय फैक्ट्री वाज डैमेज्ड। ओह, फैक्ट्री डैमेज हो गई, फैक्ट्री डैमेज हो गई। एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ। फैक्ट्री बिल्डिंग भी डैमेज हो गई और 2 वर्कर जो उधर जो है लेट सेटिंग कर रहे थे उनकी भी डेथ हो गई, लॉस्ट देयर लाइव्स। ये वाकया रात को 8 बजे आया था एंड 5 वर इंजर्ड, और 5 निकल रहे थे तो वो इंजरी हो गई उनको, 5 वर इंजर्ड। एक हफ्ते बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जून, एक हफ्ते बाद 23 जून को SCL का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने कहा है कि 15 लाख हम देंगे जिन लोगों की डेथ हुई है, ये तो 2 हैं, और 10 लाख हम देंगे। तो बताएं दें अब ये क्या हो गया फिर? क्या
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोले ना, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोले। तो बस हो गया, पहली क्लास आप लोगों ने ली थी सीईओ इन्फॉर्म्ड। तो ये वो जो पहले दिन हमने क्लास में पढ़ा था, किधर रह गया, एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस। हम जहाज फैक्ट्रियों के ऊपर गिराते रहते हैं अक्सर। अच्छा, पब्लिश पॉलिसी है, जहाज गिरेगा तो ये होगा। और सफिशिएंट स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट, करंट स्टेटमेंट है सीईओ इन्फॉर्म्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। ओके, ऑन 8 जुलाई, अच्छा ये आज हम IS 10 में पढ़ेंगे कि 8 जुलाई से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ वाली जो ओनर, ये जो फैक्ट्री का ओनर था उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया कि असल में मसला तो जून में ही राइज हो गया हुआ। ऑन 8 जुलाई द फैक्ट्री ओनर, पहले IS 10 पढ़ा लें। द फैक्ट्री ओनर, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से, द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन। उसने मुंह खोल के 25 मिलियन मांगा। लोग बंद करके मांगते हैं, उसने मुंह खोल के 25 मिलियन मांगा। क्लेम कितना किया उसने? उसकी तो बिल्डिंग हिट हो गई है ना, तो बिल्डिंग हिट हो गई है, ओनर की तो बीवी रो रही है, हमारी बिल्डिंग पे जहाज गिरा, मेरे सरताज जहाज कहीं और नहीं गिर सकता था, और छाड़ गिर गया और बंदे मरे, उन्होंने दी टेंशन नहीं, मेरी बिल्डिंग, मेरी चुड़ियां बेच के तूने फैक्ट्री बना। द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेज। उसने 25 मिलियन केस कर दिया सुकून के खिलाफ, सुकून को नींदें उड़ गई। द केस इज स्टिल पेंडिंग, केस अभी तक चल रहा है, आपको पता है प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है अभी तक। हाउएवर ऐसे लीगल, हमारे लॉयर का ख्याल है कि 70% चांस है केस हारने का। प्रोबेबल वालों में रख, और ये 70% चांस के जीतने हारने वाला नहीं है, ये कराची जाने वाला नहीं है, ये जहाज या ट्रेन वाला है। यही ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का लफ्ज मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ हाई चांस के माने में नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ चांस है कि 70% चांस है कि मुझे 20 मिलियन देने पड़ेंगे और 30% चांस है कि मुझे, अच्छा अब ये नहीं बताया उसने वाजे तौर पे कि मैं केस हारूंगा या जीतूंगा। ये फिर इस सिनेरियो में इंप्लाइड है कि केस हारेगा तभी तो अमाउंट्स निकाल के दे रहा है, वरना वो पागल है अमाउंट्स निकाल के दे मुझे लॉयर। तो केस हारने जीतने वाली परसेंटेज मुझे वाज़ेह नजर नहीं आ रही कहीं इस सवाल में। मैं मानता हूं आपसे कि केस हारने जीतने वाली, कि मैं हारूंगा या नहीं हारूंगा, लेकिन अगर लॉयर यहां तक चला गया कि मुझे अमाउंट्स का अंदाजा लगा के दे रहा है, तो फिर क्या वजह बनी होगी यहां तक बात पहुंचने की? केस हारने का चांस हाई है। तो वाज़ेह मैं मान रहा हूं सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ केस हारने का चांस हाई है, लेकिन जब लॉयर रिलायबल एस्टीमेट लगा के देने लग गया तो इसका मतलब है क्या था? केस हारने का चांस हाई था। तो ये जो परसेंटेज है केस हारने जीतने वाली नहीं है। अब आप मुझे बताएं, सवाल में ना ये 3 फिगर्स गिवन हुआ करेंगी भाईजान, ये 3 फिगर्स गिवन हुआ करेंगी 25, 20 और 15। भाईजान अक्खा खोल के, मांगने वाले ने मांगा कितना? 25। मेरे लॉयर ने कहा है कि 70% चांस है 20 देंगे, और मेरे भाई उसने जो मांगा उसको छोड़ें जरा, उसने जो मांगा उसको छोड़ें। स्टेप वाइज चलिएगा, 3 फिगरों से पागल नहीं हो जाना पेपर में, स्टेप वाइज चलिएगा। उसने जो मांगा उसको छोड़ दीजिएगा। मुझे बताएं, अब 2 तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। एक तरीका यह है कि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालूं, 70% इंटू 20 जमा 30, वही 70% इंटू 20 जमा 30% इंटू 15, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम मोस्ट लाइकली उठाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इज कि मैं 20 का 70% और बोले 15 का, लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने नहीं करनी। इसकी बजाय मैंने कैलकुलेशन करनी क्या है? अच्छा, एक तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हमारी बन गई हुई है ना, वो तो आपको पता है कितनी बनी हुई है, 2 बंदे इंटू 1.5 और 5 बंदे इंटू
एक, ये तो हमारी कंस्ट्रक्टिव में बनी, ये तो हमारी कंस्ट्रक्टिव बन गई हुई है। अब अगली ऑब्लिगेशन, इसकी प्रोविजन बनानी है। अगली बात, अब ये मैं यूज नहीं कर रहा, अब जब मैं ये यूज नहीं कर रहा तो मैं किसको उठा रहा हूं? 20। अब बच्चे फिर पूछते हैं 15 कहां गया? भाई वो मेथोडोलॉजी ही हम फॉलो नहीं कर रहे। 15 को इसलिए फारग कर दिए कि उसके साथ कम परसेंटेज लगी हुई थी, और 20 को इसलिए उठा लिया कि उसके साथ। अब आप काट दें सवाल से 15 को, अब आपने 15 यूज नहीं करना। तो अब बता दें प्रोविजन कितनी बनी? 20। अब अगर आपने वो 25 देखना है ना, प्रोविजन बनाने के बाद उस 25 को देख लें। अब मैं 25 देखने लगा हूं। हां, उसने कितना मांगा? मैंने वो जो दो तरीके सोच के कितनी प्रोविजन बना ली, मोस्ट लाइकली बनाई या एक्सपेक्टेड लेके? अब आप ये कह सकते हैं कि 25 में से 20 की प्रोविजन बन गई और 5 की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आई के साइड पे गया होगा, अगेन उस सवाल में भी हम देख के आए, नहीं गया। 5 की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। अब बच्चे पता नहीं क्लास के बाद आके क्या अजीब अजीब बातें करते हैं, तो सर पकड़ के बैठे तो नहीं सर ऐसा ना खोड़े सर, 25 पकड़े, 25 को 20, 25 को 15, पता नहीं कहां से वो ना फिगर ही नहीं होती जितना टोटल करा देते हैं। 25 को पागल ये क्या है यार? तो 25 के ये टुकड़े कैसे कर रहे हैं? खुदा के लिए एक बात याद रखिएगा, 15 को फिर इग्नोर ही कर दीजिएगा पेपर में। 15 को कहीं भी सवाल में यूज नहीं करना। आप बताएं मांगा कितना? 25। मांगा कितना? 25। उसमें से देना कितना है? 20 या 20 का 70% और 15 का 30%? 20। इस वजह से फिर जब 20 उठा लें तो मेरा तो मशवरा है सवाल में सब कुछ ही काट दीजिएगा, क्योंकि 70 की बेस पे भी आपने डिसीजन ले लिया है, बस 20 उठा लें। अब 20 उठा लिया तो बाकी क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो अब आप इस तरह लिख सकते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। 25 मांगा था तो ये क्या बन गई? लेकिन इसमें अभी मैं अंग्रेजी आपको लिखवा देता हूं बाद में, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन गई। ये बात अब याद रही हमेशा के लिए। खुदा के लिए 15 को इग्नोर कर दीजिएगा पेपर में, और परसेंटेजेस ना लगाइएगा। लेकिन 70 का मतलब क्या है? 70%। 70 का मतलब क्या है? यानी 20,000 देने का चांस 70% है और बाकी देने का चांस, इसलिए बेहतर है कि 70% वाली फिगर उठा लें, वो ज्यादा अच्छी फिगर है। डन? ये मैं सारा नोट करने दूंगा अभी आपको। आगे चलें, फिगर बता दें। ये रुपीज में तो नहीं निकलेगी, डॉलर में ही निकलेगी, लेकिन चलें बता दें। कोई लफ्ज बोलें। कोई लफ्ज बोलें। ऑनरेस कौन बोला? कौन बोला? हाथ खड़ा करें। वेल डन। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बन गया? पढ़ें कैसे? ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट की वजह से, यही जो सुबह सुबह आज कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था, कितने रह गए? द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स। एयरक्राफ्ट अब रिपेयर हो ही नहीं सकता, इतने बुरे तरीके से डैमेज है। इनकॉन्सिक्वेंटली वी कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनीमोर। एयरक्राफ्ट हमारा है ही नहीं सुकून वालों का, ये हमने किराए पे लिया हुआ है बाहर की किसी कंपनी से, हमारा है ही नहीं एयरक्राफ्ट, और उनसे हम 0.5 मिलियन पे कर रहे हैं। 10 महीने के लिए हमने किराए पे लिया हुआ है, और एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर को। तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, ये जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये नॉन कैंसिलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट ही। तो 31 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, यानी जून में हादसा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अभी मेरा इरादा था 4 महीने और उड़ाऊंगा और किराया भी दूंगा इसका, लेकिन वो तो बड़े आइडियल सिनेरियो होते थे कि 4 महीने तक मैं जहाज उड़ाता और किराया देता 0.5 मिलियन डॉलर हर महीने, और फिर मैं साथ उसके जो है वो क्या कहते हैं सवारियों से भी किराया लेता। वो तो बड़ी ज़बरदस्त बातें थी। लेकिन बस एज पर लीज एग्रीमेंट, इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट, तो एसएल इज स्टिल रिक्वायर्ड टू पे द मंथली रेंटल।
एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अगर ये डैमेज हो भी जाए तो तुझे बोले ना किराया देना पड़ेगा। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा सवाल, मुझे पता है आगे क्या है, मैंने पिछली दफा वालों को भी पढ़ाया था, काफी सालों से पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, मुझे किराया देना पड़ेगा। तो इफ आई ऑनर, सो व्हाट इज आउटफ्लो? इफ आई ऑनर, कैंसिलेबल कैंसिलेशन की तो ऑप्शंस ही नहीं है। व्हाट इज आउटफ्लो? बोले ना 0.5 0.5 0.5 0.5। cannot use this, cannot use this। जल्दी बोले ना, 15 जून को तो तबाह हो गया जहाज, जुलाई में फिर करके इज ऑफ नो यूज। डन। अच्छा जी। ओ एसएल इज रिक्वायर्ड टू पे द रेंटल टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में इंश्योरेंस तो हमने नहीं कराई होगी ना, इंश्योरेंस तो कराई होगी जिसका जहाज था। जहाज तो किसी बाहर वाली कंपनी का, मैंने तो किराए पे लिया हुआ है। तो उसने ये कहा था कि जब तक मुझे इसकी इंश्योरेंस नहीं मिल जाया करेगी ना तब तक मुझे किराए देते रहना। वहां हम साइन कर गए, हमने कहा हम तबाह होगा क्या होगा, कहते जब तक इंश्योरेंस नहीं मिले। हालांकि वैसे अक्लमंद में बंदा होता ना तो मैं एग्रीमेंट में लिखवाता कि अगर तबाह हो गया तो उसके बाद किराए देने बंद। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में? ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसका किसके साथ होगा? ये हमारा नहीं होगा, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका जहाज है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा बाहर की किसी इंश्योरेंस कंपनी से। द इंश्योरेंस क्लेम अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया 31 अगस्त को, 31 अगस्त को मिल गया। अब बता दें 31 अगस्त तक का किराया मुझे देना पड़ेगा। 31, ये ना कहिएगा 31 अगस्त का नहीं देंगे, 31 अगस्त का भी देंगे, 31 अगस्त तक का किराया मुझे देना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट तो ये जरूर है, लेकिन ये वाली फिगर्स काट दें कैलकुलेशन में। सॉरी ज्यादा कट गई, एक काटनी है ना सिर्फ। क्या हुआ है? ओ सॉरी, जुलाई अगस्त, हाँ सब ये नीचे डेट डाली हुई थी ना, मादरत। अक्टूबर तक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मादरत। तो आप बताएं मैं कितनी अमाउंट्स काटूंगा? 2। अब वो बैक एंड में माइंड में वही चला था जो पिछले साल पढ़ाया था कि 2 काटनी थी। चलिए नोट कर लें। अब ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कितने का बनेगा? 1 मिलियन का, 1 मिलियन का, 1 मिलियन का। लेकिन 1 मिलियन डॉलर है ना, पाक रुपीज में तो IS 21 के मुताबिक कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो फिर डाटा नहीं दिया हुआ। एक मिनट इधर देखें। अब मुझे बताएं मैं कितने की प्रोविजन बनाऊंगा? प्रोविजन 0.5 इंटू 2 मंथ्स इज इक्वल टू 1 मिलियन डॉलर। इस प्रोविजन का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब सारा नोट कर लें ये वाला भी, ये मेन चीज है सवाल में, ये जो सर्कल लगाई है।
अच्छा, ये सवाल को में एक तो नई बात बताइए, बाकी सवाल कितने लोगों को तकरीबन समझ आ गया था कि क्या कहानी चल रही है। अब ये नेवर एंडिंग स्टोरीज है, ये IAS 28 की तरह इसका सलूक करना पड़ेगा। तो हल्के फुल्के पार्ट बी बना के इसके पास पेपर अब करने पड़ेंगे ताकि फाइनल अकाउंट्स की तरफ मूव करें। आगे दिन भी बड़े थोड़े रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये कि पास पेपर आप पे नहीं छोड़े जाएंगे इंशाल्लाह, आप पे छोड़ के हमने देख लिया हुआ चीज़ों को। अच्छा, आप पहले मेरी तरफ से जवाब सुन लें, फिर ICAP वाला भी पढ़ लेते हैं। तो in this case there will be a constructive obligation as the CEO has informed in a press conference, so it creates a constructive obligation. So a provision should be recorded of an amount of rupees इतने, बस इतना सा काफ़ी होगा। And in this case the past event is वो past event लिखाइएगा। There is a present obligation in respect of a past event which in this case is damage of factory which is done by airplane। वो पूरा डिटेल से लिखा हुआ था ICAP ने भी पिछले सवाल में, which is done by blah blah blah। So एक लफ्ज़ लिखाइएगा, so we will make a provision for the most reliable estimate which in this case is 20 million, which in this case is 20 million, which is most likely to be paid लिखाइएगा, यानी 20 million है जो सबसे ज़्यादा है likely to be paid। If there is a little chance of, if there is a possibility of payment of 5 million, so a contingent liability will also be disclosed। ये भी लिख के आ सकते हैं। Further, in respect of the damage of aircraft, so we have entered into a lease agreement, which in which case the unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit। वो वाली लाइन जो पढ़ाई थी आपको। So the contract has become an onerous contract। In this case the liability will be recorded at lower of, अब लिखने की जरूरत नहीं है, पेनल्टीज तो सवाल में दी नहीं। A liability will be recorded for future lease rental payments, that is 0.5 into 2 for the month of, जरूर लिख के आइएगा, जुलाई एंड अगस्त, till the insurance claim is honored। ये 3 इवेंट्स हैं अलग अलग, तो इनकी जरा कमेंट्री पढ़ के आते हैं। Loss of injuries of workers, as CEO committed in the press conference, it is a constructive obligation। अब ICAP को ऐसे लिखना चाहिए था, it is a constructive obligation because it has raised a valid expectation in the part of others। इस तरह पूरा लिख देता तो अच्छा था। That SAL would compensate factory, therefore SAL should make a provision of rupees 8 million। Factory damages, the claim was filed subsequent to year end but the obligating it is emergency lending। ये ना IAS 10 है, adjusting event colors, ये मैं बता दूंगा, ये IAS 10 की लाइन है, ये छोड़े नीचे आए। As per law, SAL would be liable to pay damages in any case, but amount is uncertain, so SAL should make a provision for most likely outcome, that is 20 million। उसने परसेंटेज नहीं लगाई, बस उसमें से 20 उठा लिया, बाकी 5 कंटिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं लिख रहा वो आजकल, लिख देनी चाहिए, वैसे कभी कभी लिखता होता है। Since aircraft is no more usable for SAL and insurance claim is expected to be settled by 31 August, the contract becomes onerous। ये तो बिल्कुल ही फारग है, इसने वो लाइनें जो हमने ये मुश्किल से याद करके पिछले सवाल में लिखवाई हैं, इसने वो भी नहीं लिखी, लेकिन लेटेस्ट एंड में वो लाइनें लिखने लग गया है, इसलिए आपको मैंने कहा था कल याद कर लें। अब लेटेस्ट एंड में वो लाइनें लिखने लग गया है। Therefore SAL should make a liability for rentals of July and अगस्त, तो जुलाई और अगस्त के रेंटल्स की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ज़्यादा हम लिख के आया करेंगे ताकि पेपर में इतना भी लिखना है तो गुजारा चल जाए, ज़्यादा हम याद किया करेंगे। बनाओ दूसरा पार्ट।